the liability is mandatory. It is not may, it is using the word shall. It means 100% recipient को ही इस पे tax pay करना पड़ेगा. Supplier cannot pay the tax on this liability. And who must pay? It must be paid by the recipient. Recipient, again, what is the meaning of the term recipient is also very, very important to understand. Recipient is that person who has the obligation to make the payment towards the tax liability. तो जो पर्सन को ऑब्लिगेशन है पेमेंट की वही पर्सन रिसिपिएंट होता है. फॉर एग्जांपल, लेट अस से वी हैव टेकन अ पर्टिकुलर सर्विस. लेट अस से इफ एनी सर्विस इज टेकन फ्रॉम एन एडवोकेट, और एडवोकेट से एक ग्रुप कंपनी है जिसने सर्विस ली है, उनके ग्रुप कंपनी में काफी सारी कंपनीज है, और वो जो कंपनी से सर्विस ली है उन्होंने ए लिमिटेड जो एक कंपनी है उसके नाम पर सर्विस ली है, लेकिन यहाँ पर जो सर्विस एडवोकेट ने दी है वो बी लिमिटेड कंपनी को दी है. ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड सर्विस बी लिमिटेड को दी है, विच इज ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन इनवॉइस जो है वो ए लिमिटेड पर जाएगा और इसका पेमेंट ए लिमिटेड करने वाला है. तो इस केस में हालांकि द एक्चुअल रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज बी लिमिटेड, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन जीएसटी रिसिपिएंट इज दैट पर्सन हु मेक्स द पेमेंट फॉर द सर्विस. तो इसमें पेमेंट कौन करेगा? सर्विस का पेमेंट करेगा ए लिमिटेड. हेंस लायबिलिटी रिवर्स चार्ज की ए लिमिटेड पर आएगी. अभी ये हो गया 9(3), जहां पर कुछ कैटेगरीज गवर्नमेंट बताएगी जहां पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी. नेक्स्ट सिनेरियो है 9(4). तो बिफोर आई वांट टू गेट इनटू दिस 9(4), मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये 9(4) अभी एग्जिस्टिंग है या नहीं है? एज ऑन टुडे इज 9(4) एग्जिस्टिंग? यस और नो? ये जो 9(4) की जो टैक्स लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज में, तो 9(4) में गवर्नमेंट बोलता है कि जहां पर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर कुछ लेते हो, अगर आप ऐसे सप्लायर से कुछ मटेरियल लेते हो, गुड्स या सर्विसेज लेते हो जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा. अभी यहाँ पर ये क्यों लेकर आए गवर्नमेंट? बिकॉज इनको ऐसा था कि जीएसटी रिजीम में अगर कोई उनको किसी भी एरिया में टैक्स लायबिलिटी नहीं छोड़नी थी. तो जहां पर अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, या में समझ लो कोई छोटे मोटे सप्लायर्स है जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे गुड्स या सर्विसेज, तो उस पर भी रिवर्स चार्ज टैक्स लायबिलिटी किसको पे करना पड़ेगा? जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में उसको पे करना पड़ेगा. तो जैसे ये एंट्री जीएसटी में आई थी 2017 में, इट वाज अ बिग लिटिगेशन. बहुत बड़ा लिटिगेशन हो गया था कि ये कैसे होगा, इस पे कैसे टैक्स पे करेंगे. बोल तो कोई चाय का बिल आता है, छोटे छोटे स्नैक्स जो ऑफिस में लेते हैं उनके बिल्स आते हैं. तो इट वाज कियोस. तो फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया और बोले नहीं 5,000 के ऊपर पर डे जो है तो ही हम रिवर्स चार्ज. लेकिन वो 5,000 पर डे कैलकुलेशन करना ऑल्सो बिकॉज बिग टास्क. फाइनली आई थिंक 13 अक्टूबर 2017 को उन्होंने फाइनली नोटिफिकेशन निकाल कर बोल दिया कि नहीं, ये हम लोग निकाल रहे हैं, इस पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा. तो इट हैज बीन रिमूव. तो अब इस पे एक लिटिगेशन जो होने वाला है कि अप टू 13 अक्टूबर क्या, 1 जुलाई से 13 अक्टूबर तक क्या लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी 2017 में, बिकॉज अब 2017 की ऑडिट अब होने वाली है, डिपार्टमेंट अब ऑडिट करने वाला है. मेरे हिसाब से उस पर लायबिलिटी वो 3-3.5 महीने की भी लायबिलिटी नहीं आएगी अगर किसी ने नहीं पे किया तो. बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट जब इन्होंने नोटिफिकेशन लेकर आए हैं, दे वर ट्राइंग टू करेक्ट द मिस्टेक. जो उनसे मिस्टेक हुई, जो एब्सर्डिटी क्रिएट हुई या प्रोविजन आने से, तो वो मिस्टेक करेक्ट हुई है. तो इसका हमको इंटरप्रिटेशन रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा 1 जुलाई से. अगर ऐसे में कोई लिटिगेशन हो रहा है तो वी नीड टू कंटेस्ट अगर अमाउंट्स आर बिग एंड अमाउंट्स आर हाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ बिकॉज ये इतनी अनोमली थी, तो इन्होंने अभी क्या किया, अगर आप देखिए ये पुराना डेफिनेशन है सेक्शन 9(4) का, जहां पर उन्होंने बोला कोई भी सर्विस, एनी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो उस पर लायबिलिटी आ जाएगी. पर उसको बाद में उन्होंने अमेंड कर दिया, तो ये अमेंडेड डेफिनेशन है. अभी आप अमेंडेड डेफिनेशन को अगर आप देखो तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, हर सर्विस नहीं रहेगी. ऑल सर्विसेज विल नॉट बी कवर्ड, ओनली अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कुछ एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस बोलेगी, तो वो जो क्लास है वही क्लास जो रजिस्टर्ड है
वहीं पर रिवर्स चार्ज रहेंगे. इट इज नॉट ब्लैंकेट एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स चार्ज ऑन एवरीबडी. नाउ अगेन वो जो क्लास है, उस क्लास में भी गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाई करेंगी कैटेगरीज गुड्स और सर्विसेज की. तो एक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन पे लगेगा, सब पे ब्लैंकेट नहीं लगेगा. और उसमें भी गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई ये कैटेगरीज पर ही आप पे करो. तो इसको काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द मिस्टेक of bringing the blanket provision of unregistered to registered, because उससे छोटे प्लेयर्स एमएसएमई सेक्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो ये जो क्लास अभी गवर्नमेंट ने बताया, ये अभी फॉर द टाइम बिंग सिर्फ एंड सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये लायबिलिटी अंडर 9(4) एक ही एंट्री में आज की डेट में है. इसके अलावा एज सच अभी तक तो इस पे और कुछ लाया नहीं है, बट इनके पास पावर है. एज एंड व्हेन इनको लगेगा जहां पर भी चाहिए, तो 9(4) के अंदर पावर है सेक्शन 9(4) में लायबिलिटी लेकर आने का रिवर्स चार्ज में. तो अभी रिवर्स चार्ज का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज, रिवर्स चार्ज इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन गुड्स. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज एंड देन वी विल मूव टू रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोविजन ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वेयर आई ऑलरेडी मेंशन के पहले अप टू 5,000 रुपीज तक ये था, उसको उन्होंने 13 अक्टूबर से अमेंड कर दिया. तो एज ऑन टुडे ये एंट्री नहीं है, पास्ट का भी लायबिलिटी पे करने की नीड नहीं है. और इम्पैक्ट इसका सिर्फ इतना है कि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हमको इसको समझना होगा, और एज ऑन टुडे सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर इसकी लायबिलिटी है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस अगेन. हाँ, now this entry is very very important entry. Goods transport agency service. अभी goods transport agency service को रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट ने रखा है because this is one of the areas or one of the entries where government felt that it is very unorganized sector, बहुत ही unorganized sector है, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर एक पॉइंट हमको समझना होगा कि रिवर्स चार्ज जो एंट्रीज है, आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसे क्यों गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस में गवर्नमेंट बोलती है कि रिवर्स चार्ज में भरो. क्योंकि कहीं पर क्या होता है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इन सप्लायर से टैक्स लेना थोड़ा मुश्किल है, इनसे टैक्स कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और इससे बेटर है कि हम इनसे नहीं लेकर डायरेक्टली इनसे ले ले, रिसिपिएंट से ले ले, जो कि थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो हमारी टैक्स कलेक्शन थोड़ी इजी हो जाएंगी, हमको अननेसेसरीली एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा टैक्स कलेक्शन के लिए. तो दैट इज आई थिंक द मेन मोटो ऑफ ब्रिंगिंग द रिवर्स चार्ज लायबिलिटी. अभी फॉर इंस्टेंस मेरे हिसाब से जीटीए के ऊपर राइट इन 2006-2007 ये फर्स्ट टाइम सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आ गई थी. तो अभी जीटीए जो इंडस्ट्री है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सेक्टर है, मेरे हिसाब से जब इन्होंने लायबिलिटी लेकर आए थे जीटीए पे, एट दैट टाइम पॉसिबली इट वाज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बट इफ यू आस्क मी टुडे, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन कंट्री, and it is actually one of the organized sector in my view. तो अभी the question comes is what is that it is taxable. तो अगर goods transport agent अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं in respect of transportation of goods by road, please understand दो चीजें important है. Transportation of goods, which means transportation of passengers is not covered. पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड नहीं है, सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कवर्ड है. एंड बाय रोड उसका मतलब है अगर आप रेलवे से ट्रांसपोर्ट करते हो मटेरियल, या फिर अगर आप एयर से ट्रांसपोर्ट करते हो, या फिर आप अगर वेसल से करते हो, शिप से करते हो, तो उसमें लायबिलिटी कवर्ड नहीं रहेगी. सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन पे ही रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होती है. यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री के इश्यूज है जहां पर काफी बार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें कैसे डील करना पड़ेगा ये थोड़ा हमको समझना पड़ेगा, इट्स सेपरेट एस्पेक्ट. एक और क्वेश्चन आया है कि कोरियर सर्विस इसमें कवर की जाएगी क्या? आंसर इज नो. कोरियर इज डिफरेंट देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. कोरियर इज समथिंग जहां पर टाइम सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है. इट इज नॉट द आर्टिकल्स दैट आर ट्रांसफर्ड, इट इज मोर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आर ट्रांसफर्ड, पोस्टल डॉक्यूमेंट्स
generally, and where the delivery is at completely end to end home delivery होती है. बट यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटरप्रिटेशन है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कोरियर एंड अ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सर्विस. इंडस्ट्री लेवल पर काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दो तीन चीजें हैं जिससे हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक तो टाइम सेंसिटिविटी, दूसरा वेदर इट इज अ होम डिलीवरी बाय पिकिंग फ्रॉम अ हैंड टू अप टू द a particular place, and third thing is that it's generally a small items that are done as a courier. uh, Now this is what is transportation of goods by road is covered under reverse charge. अभी इसमें हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर कोई पर्सन वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, अगर वो इंडिविजुअल भी रहने दो, लेकिन अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो लायबिलिटी जो है रिसिपिएंट को पे करनी पड़ेगी. सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दिया है जहां पर जो इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर, अगर प्रोप्राइटर को अगर सर्विस हम देते हैं, यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर अगर कोई प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल या एचयूएफ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसी एक सिनेरियो में जीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में. रेस्ट ऑल केसेस में रिवर्स चार्ज में ही लायबिलिटी रहेगी. पैकर्स एंड मूवर्स के लिए मेरे हिसाब से हाउस होल्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में. Now next very important question that comes is what is the meaning of the term goods transport agency. So as far as goods transport agency is concerned, we need to understand goods transport agency means any person who provides services in relation to transport of goods by road and issues consignment note. तो एक बहुत ही important point यहाँ पर होता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अलग है और गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अलग है. तो यू मे आस्क सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनकी बहुत ही अनऑर्गेनाइज, जैसे अगर आप होते हैं हर एक सिटी में एक ऐसा कोई लोकेशन होता है जहां पर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टर का अड्डा है जहां पर जाओ और उनको टेम्पो ट्रैवलर होते हैं, आओ वो आते हैं और अपना मटेरियल लेके जाते हैं. दे आर वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. वो जो ड्राइवर होता है उसकी खुद की गाड़ी होती है और वो खुद चला कर लेकर जाता है और वो ट्रांसपोर्टेशन कर देता है. जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की बात आती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है. फॉर एग्जांपल वीआरएल लॉजिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल ओम साई लॉजिस्टिक्स, और ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स, गति है, टीसीआई एक्सप्रेस है, डीएचएल है, डीटीडीसी. तो डीटीडीसी इज मोर इनटू कोरियर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, आप देखो एजेंट मींस इनकी कोई गाड़ी होती नहीं है. They don't own even a single vehicle at times, but they do a transportation of 10,000 fleets on a daily basis. तो दे आर ओनली मिडिलमैन जो ट्रांसपोर्टर को और एंड कस्टमर को कनेक्ट करते हैं, तो इनको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट्स. और ये जनरली कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं, प्रॉपर बिलिटी. कंसाइनमेंट नोट की मतलब है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. एजेंट जनरली रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसकी, बट एजेंट क्या करता है, खुद पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बाय इशूइंग अ कंसाइनमेंट ऑन हिज नेम. तो जो कंसाइनमेंट नोट है वो एजेंट के नाम से जाता है. तो यहाँ पर हमको समझना होगा कि जो रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है वो सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस जब प्रोवाइड होती है तभी है. जब गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स वो कभी बिल भी नहीं देते हैं या फिर बिल पे जरा सा कुछ लिख के से दे देते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, उस सिनेरियो में द टैक्स लायबिलिटी इज एग्जेम्प्ट. Tax liability is exempt. There is no requirement to pay any tax under reverse charge. Hence, we need to ensure that the recipient is not liable to pay tax under reverse charge in this case. अगर आपके क्लाइंट को पे कर रहे हैं तो उनको हमें बोलना पड़ेगा प्लीज डोंट पे रिवर्स चार्ज लायबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. जैसे मैंने बोला कोरियर को बाहर रखा है, कुछ क्वेरीज आ रही है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. लेट मी टेल यू, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस के उसको हम कोरियर बोलेंगे या फिर उसको हम जीटीए सर्विसेज हमको बोलना पड़ेगा. As such, it is an industry issue. How do we classify between courier and GTA? In my view, जो एक आर्टिकल, दो आर्टिकल या
बल्क ऑफ आर्टिकल्स एक साथ जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी पार्टनर उनके होते हैं, उनके थ्रू से जो सप्लाई करते हैं, उस पर टैक्स आएगा। उसको हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस में नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी टाइम सेंसिटिव। वैसे तो इवन इन जीटीए इंडस्ट्री ऑल्सो द टाइम सेंसिटिविटी मैटर्स आर देयर, but the intention of GTA is morely of a truckload transport scenario to be covered in this particular case. Next very important aspect is there is one exemption entry, services by way of giving on hire to a goods transport agency, a means of transportation of goods. अभी हमको समझना पड़ेगा प्रैक्टिकली ये इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो लेट अस से VRL लॉजिस्टिक्स फॉर एग्जांपल, VRL लॉजिस्टिक्स अ वेरी लार्ज कंपनी। नाउ VRL लॉजिस्टिक्स की खुद के पास कोई व्हीकल होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो व्हीकल ओनर्स है उनके साथ एक व्हीकल हायरिंग एग्रीमेंट उनका होता है, और उनके साथ वो है, और फिर वो आगे एंड कस्टमर को उससे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Now here it is very important to understand कि जो व्हीकल हायरिंग एग्रीमेंट होता है, अगर आप देखो लार्जली जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है आज की डेट में, और इन माय व्यू नेक्स्ट 10 इयर्स में दिस सेक्टर इज गोइंग टू टोटली चेंज। 3PL 4PL इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन प्लस वेयर हाउसिंग, जो एकदम नेक्स्ट लेवल पर ये इंडस्ट्री जा रही है। तो जो आप देखो कोई ट्रांसपोर्टर आजकल दे डोंट प्रिफर ओनिंग अ व्हीकल, बिकॉज दे फील दैट इफ आई वांट टू ओन अ व्हीकल आई नीड टू ब्लॉक माय वर्किंग कैपिटल, आई नीड टू ब्लॉक माय फंड्स, लेट मी ओनली हायर द व्हीकल्स एंड डू द बिजनेस। तो जब मैं व्हीकल हायर करता हूं किसी ट्रांसपोर्टर से, तो उस केस में ये एग्जेम्प्ट कर दिया है ट्रांजैक्शन को इन्होंने। तो इस मीन जो जीटीए है, जो जीटीए अगर वो किसी से गाड़ी लेता है तो उस पर रिवर्स चार्ज में जीटीए को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने बहुत कॉमनली देखा है कि एक डाउट या कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट रिवर्स चार्ज लायबिलिटी, तो जब ट्रांसपोर्टर जीटीए किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आ जाती है, और जीटीए तो आपने बोला कि कंसाइनमेंट नोट निकाला तो जीटीए बन गया। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स इज व्हेन वन जीटीए इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू अनदर जीटीए, तो फिर क्या वो जो रिसिपिएंट जीटीए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा? नाउ लेट मी टेल यू, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि एक जीटीए दूसरे जीटीए को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज जो कंसाइनमेंट नोट होती है वो एक ही कंसाइनमेंट नोट होती है, और जो कस्टमर को कंसाइनमेंट नोट जाती है वो या तो ए जीटीए के नाम से जाएगी या बी जीटीए के नाम से जाएगी, दोनों की कंसाइनमेंट नोट कस्टमर के पास नहीं जाएगी। तो वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हु इज हैविंग द ऑब्लिगेशन, who has the contract with the customer, who has taken the obligation of transporting the material from the customer. Only that person is a GTA. There cannot be a concept of one GTA providing a service to another GTA. Hence, जितने ये इंडस्ट्री में जनरली 5 to 7 लेयर्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। लेट अस से व्हीकल ओनर अगर ए है तो ए ने बी को दिया गाड़ी, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया और ई ने एफ को दिया और एफ ने जी को दिया, जी जाकर एंड कस्टमर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है। इतने लेवल्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं, प्रैक्टिकली होती है ये इंडस्ट्री में। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो ए बी सी डी ई और एफ के बीच में ट्रांजैक्शन है उस पर रिवर्स चार्ज आएगा क्या? ए का बी पे करेगा रिवर्स चार्ज, बी का सी पे करेगा? नो, बिकॉज इन सभी केसेस में ये एंट्री के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और जो लास्ट लेग ऑफ द ट्रांजैक्शन है उसी सिनेरियो में जब वो एंड कस्टमर के साथ ट्रांजैक्शन होगा उसी सिनेरियो में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी रहेगी। कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दिया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट। हालांकि ये जीटीए में वैसे भी कवर नहीं है बिकॉज रोड ट्रांसपोर्टेशन ही कवर्ड है, बट अगर आप एयरक्राफ्ट से या वेसल से आउटगोइंग ट्रांसपोर्टेशन करते हो, इंडिया से बाहर अगर कोई जाती है एयरक्राफ्ट या वेसल, तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन पर एग्जेम्पशन है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको ये रिवर्स चार्ज की जो कॉन्सेप्ट है एग्जेम्पशंस के साथ में समझना होगा। हालांकि इवन इन एग्जेम्पशंस दिस कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू कवर, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो डीपर, बट मैं आपको ब्रॉडली एग्जेम्पशंस कुछ बता देता हूँ। जैसे एक और एग्जेम्पशन है अप टू 750, जो इसमें दो एग्जेम्पशन है, एक 750 रुपीज तक का, एक है 1500 तक का। तो 750 तक का एग्जेम्पशन ऐसा है जहां पर कंसाइनी वाइज आपको देखना होता है कि भाई एक एक कंसाइनी वाइज अगर 750 से नीचे की अगर वैल्यू है तो उस पर एग्जेम्पशन रहेगा, इवन दो आप जीटीए से सर्विस प्रोवाइड ले रहे हो। और अगर एक फुल कंसाइनमेंट की वैल्यू
कंसाइनमेंट वाइज अगर आप देखते हो तो 1500 रुपए का एग्जामेशन गवर्नमेंट ने दिया है। मोस्टली हमने देखा है कि जो 750 वाला है वही एप्लीकेबल होता है, 1500 वाला हार्डली कोई इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होता है एग्जामेशन। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, न्यूज़पेपर, डिफेंस मटेरियल, ऐसे कुछ मटेरियल अगर आप सप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्टर्स तो उस पर एग्जामेशन दिया है। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को टैक्स लायबिलिटी पे करने की नीड नहीं है। इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड ऑल दैट आई विल नॉट गो, क्योंकि उसमें बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसको बोलेंगे, कब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, कब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एम्बिट से बाहर निकल जाता है, ये एग्जाम्शन की क्लास में कवर होगा। आई विल नॉट गो इनटू द डीपर ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स। कुछ केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना होता है जीएसटी में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस कंप्लायंस, बिकॉज टीडीएस की कंप्लायंस ऐसी है कि आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो ओनली फॉर टीडीएस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कंप्लायंस के रजिस्ट्रेशन लेती है तो उस केस में बोला है कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी, बिकॉज इट इज जस्ट फॉर टीडीएस दैट द पर्सन हैज बिकम रजिस्टर्ड पर्सन ओनली फॉर टीडीएस कंप्लायंस, नॉट इन जनरल। फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिवर्स चार्ज प्रैक्टिकली जब आप अपने क्लाइंट के पास रिव्यू कर रहे हो तो एक मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कंप्लीट एंड टू एंड रिकंसिलिएशन बिल्कुल करना। जैसे क्लाइंट के बिजनेस में आप देखना कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जनरली आप देखो एक्सपेंडिचर में आप देखोगे तो फ्रेट लेजर, ट्रांसपोर्टेशन लेजर, गुड्स इन ट्रांसिट लेजर, तो ऐसी वाली जो लेजर्स होती है ये पूरी जनरली ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड होती है। तो उनका पूरा आप एक मैप कर लेना और उसमें देखना कि भाई इस पे टैक्स पे किया क्या रिवर्स चार्ज में। अगर नहीं पे किया तो यू शुड आस्क द क्लाइंट टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवर्स चार्ज में तो टैक्स लायबिलिटी लगती है वो सिर्फ 5% लगती है, नॉट 12% एंड 18%। हमने कुछ सिनेरियोज देखे हैं जहां पर एसोसिएट 12% रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है, 18% जी रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है, जो गलत है। अगर रिवर्स चार्ज में टैक्स है तो सिर्फ और सिर्फ 5% है। ट्रांसपोर्टर्स को ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहो तो रिवर्स चार्ज में नहीं जाकर आप फॉरवर्ड चार्ज में जा सकते हो, जहां पर आपको 12% टैक्स पे करना होगा। उस सिनेरियो में रिसिपिएंट टैक्स नहीं पे करेगा, ये ट्रांसपोर्टर के पास ऑप्शन है। तो अगर आपका कोई ट्रांसपोर्टर है जो 12% जीएसटी लगा रहा है तो फिर आपको उस पर रिवर्स चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑप्शन ट्रांसपोर्टर को दिया गया है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने कुछ सिनेरियोस ऐसे भी देखे हैं जहां पर ट्रांसपोर्टर 5% जीएसटी लगाता है अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो वो भी गलत है। तो जब ट्रांसपोर्टर जीएसटी लगाएगा तो 12% लगेगा, और जब रिसिपिएंट जीएसटी पे करेगा तो 5% रहेगा। अंडरस्टूड। नाउ एक रिकंसिलिएशन एंड टू एंड कंप्लीट मैप करना। फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट का मैं आपको सिनेरियो बताता हूं जहां पर क्या हुआ कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस टैक्स regime, service tax department came after 2 years back, and they took out the ledger of transportation for 5 years, and it was coming to around 10 crores of the total expenditure. तो उन्होंने बोला कि ये 10 करोड़ टोटल खर्चा आपके बुक्स में दिख रहा है, लेकिन आपके जब हम सर्विस टैक्स की रिटर्न्स देखते हैं तो उसमें आपने सिर्फ 6 करोड़ पे ही पे किया है, बैलेंस 4 करोड़ पे आपने रिवर्स चार्ज नहीं पे किया है। आप प्लीज 4 करोड़ पर भरिए, इस पे इतनी परसेंट लायबिलिटी है, आई थिंक 3-3.5% कुछ लायबिलिटी थी सर्विस टैक्स में, उतना आप टैक्स पे कीजिए। नाउ हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, जब 5 साल बाद अगर आपको ये पूरा रिकंसिलिएशन करना होता है तो इट बिकम्स अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज समटाइम्स द इनवॉइसेस आर नॉट अवेलेबल फिजिकली, दे आर लाइंग इन सम गोडाउन, and the accountant who was working in 2013-2014 has left. Now the new person has joined, he don't know कि क्या बेसिस पर कैलकुलेशन हुए थे उस टाइम पर। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज होती है कि जब हमने एक्चुअल कैलकुलेट किया तो वो जो 6 करोड़ पे किया था वो करेक्ट पे किया था, लेकिन वो 6 करोड़ 10 करोड़ से 6 करोड़ पे हमको अराइव करने इतना टाइम और एनर्जी उसमें लग गई थी that it was in itself a big task to carry out. Now that is where I am saying that every year on year, what is the total transportation expenditure, what is tax payable, yes paid, what is not paid, why you have not paid, reasons, ये इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जब हम क्लाइंट की एनुअल रिटर्न या ऑडिट हम लोग करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड जीटीए, वेदर दे आर टू सेपरेट पर्सन, यस दे आर टू सेपरेट पर्सन्स,
डिपेंड्स, अगर जीटीए खुद ओनर है तो इट इज द सेम पर्सन, इफ जीटीए इज नॉट द ओनर इट्स टू सेपरेट पर्सन। एडवोकेट, ये एक और इंपॉर्टेंट एंट्री है जहां पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आती है। तो हियर अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई एडवोकेट। लेट मी टेल यू, इफ देर इज एनी lobby which is the most powerful in our country, then it is the advocates lobby. Nobody is more powerful than advocate. I think you may ask, sir, advocates are the most knowledgeable people in our country. How can they be unorganized? And why first charge is there in the case of advocate services? So we need to understand that I think Chidambaram has tried levying service tax on advocates. I think in 2016 they once tried, उससे पहले भी एक बार उन्होंने ट्राई किया था। बट इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी लॉबी है एडवोकेट्स की, they have filed a writ petition in the high court and the matter also went up to the Supreme Court. Now you need to understand that what they have argued, that levying a tax on advocate is against right to humanity. Right to equality I can understand, but they say it against the right to humanity to levy a tax on advocates. We need to understand that the person who was arguing the case in favor of the department was advocate. The person who was arguing the case against the department was also an advocate, and the person who is going to give a judgment was also an advocate at some point of time. So now I hope I am clear why you cannot levy tax under forward charge on advocates. So एक practical problem है। तो एडवोकेट से अगर हम कोई सर्विसेज लेते हैं, लीगल सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज? लीगल सर्विसेज, तो उस पर जो बिजनेस एंटिटी जो सर्विस लेती है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होगा। बिजनेस एंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल सर्विस लेता है, लेट्स से किसी का कुछ अगर इंडिविजुअल बिजनेस रिलेटेड मैटर नहीं है, किसी का कुछ इंडिविजुअल लैंड का कुछ डिस्प्यूट चलता है, किसी के कोई फैमिली डिस्प्यूट है, तो वैसे केसेस में एडवोकेट रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। जहां पर सिर्फ बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व है उसी केसेस में रिवर्स चार्ज आएगा। वहां पर भी उन्होंने बोला है वो बिजनेस एंटिटीज जिनका रजिस्ट्रेशन दायरे में जिनका आ रहा है ना 20 लाख, आज की डेट में 20 लाख से रजिस्ट्रेशन की लिमिट, तो जिनका 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है वही बिजनेस एंटिटीज कवर्ड है रिवर्स चार्ज में। जिनका 20 लाख से नीचे टर्नओवर तो उनको रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी पे करने की नीड नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विस का डेफिनेशन आप देखिए कितना वाइड इन्होंने ये डेफिनेशन बनाया है। Legal service means any service provided in relation to advice, consultancy, or assistance in any branch of law. Any branch of law, यानी अगर वो प्रॉपर्टी टैक्स का डिस्प्यूट रहने दो या फिर जीएसटी का रहने दो, इनकम टैक्स का, फूड एक्ट का, कंज्यूमर कोर्ट का, एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर and includes representational service before any court, tribunal or authority. तो the definition जो है legal services का बहुत ही wide इन्होंने रखा है। 18% पर रिवर्स चार्ज जो है recipient को टैक्स पे इसमें करना पड़ेगा। Now here we need to understand, यही एग्जेम्पशन है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वहां पर उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया, क्योंकि एडवोकेसी फील्ड में क्या होता है, सीनियर एडवोकेट्स डायरेक्टली क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सीनियर एडवोकेट सिर्फ जूनियर एडवोकेट को ही सर्विसेज, को सीनियर काउंसिल्स बोलते हैं। तो एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो दूसरे एडवोकेट को रिवर्स चार्ज में पे करने की नीड नहीं, उधर उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर सर्विसेज लेती है तो उस सिनेरियो में भी उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। नाउ हियर we need to understand that there is a difference between a lawyer and an advocate. काफी बार हमने देखा है कि लॉयर की अगर कोई सर्विस लेते हैं तो भी उस पर टैक्स पे कर देते हैं रिवर्स चार्ज में, कि गलत है। हमको समझना होना चाहिए कि लॉयर इज डिफरेंट फ्रॉम एडवोकेट। लॉयर्स वो होते हैं, एवरीबडी इज अ लॉयर वंस यू पास द एलएलबी एग्जामिनेशन, आपको लॉयर की डिग्री मिल जाती है, यू आर अ लॉयर। बट एडवोकेट्स वही होते हैं जो बार काउंसिल में रजिस्टर होते हैं और उनको प्रैक्टिस का लाइसेंस रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीए का देखूं तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, एवरीबडी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अ मेंबर इन प्रैक्टिस इज द वन who takes the certificate of practice from the Institute of Chartered Accountants of India. तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है रिवर्स चार्ज में वो सिर्फ एडवोकेट सर्विसेज पर है, लॉयर की सर्विसेज पर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Next very important concept is a services received from government. Again one of the areas of serious non compliance. काफी सारी नॉन कंप्लायंस यहाँ पर देखने को हमको मिली। ये एंट्री सर्विस टैक्स रिजीम में आई थी मेरे हिसाब से 2014 या 2015 में। तो अभी गवर्नमेंट का क्या बोलना है कि अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, व्हाट इज गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो अगर यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, तो अगर गवर्नमेंट अगर सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस सिनेरियो में जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना होगा रिवर्स चार्ज में। ऑब्वियसली द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। नाउ हियर वी हैव सीन दैट काफी सारे सर्विसेज जो हम लोग लेते हैं, जैसे आरओसी की सर्विसेज हो गई, या फिर कुछ आपकी आपने समझ लो बहुत बार गवर्नमेंट होर्डिंग लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज देते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि काफी सारे बिजनेसेस अवेयर नहीं है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज पर भी रिवर्स चार्ज आता है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स है इस कॉन्टेक्स्ट में। माइनिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है मेरे साथ। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट मैटर हैज गॉन अप टू हाई कोर्ट, और तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने वाला है, जहां पर माइनिंग लाइसेंस जो गवर्नमेंट देती है तो उस लाइसेंस पर रिवर्स चार्ज आएगा क्या, यह एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसे जहां पर हम हमारे क्लाइंट्स के बुक्स रिव्यू करते हैं तो हमको देखना चाहिए एक्सपेंडिचर में ऐसी कोई लाइसेंसेस, फीस या फिर कुछ चार्जेस फॉर एनी सर्विसेज और फॉर एनी परमिशंस आर वी पेइंग टू द गवर्नमेंट। if we are paying such amounts to the government, yani central government, state government, union territory or local authority, then as a recipient we need to pay GST under reverse charge. Now here we need to understand that renting of immobile property कुछ टाइम तक फॉरवर्ड चार्ज में था, लेकिन 25 जनवरी 2018 को इसको भी इन्होंने रिवर्स चार्ज में लेकर आ गए। तो और रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विस कुछ कॉमन ट्रांजैक्शन होता है, बिकॉज many times what happens is that the land is under the control of the government. तो गवर्नमेंट लैंड लीज पे देती है इंडस्ट्रीज को फॉर रनिंग द इंडस्ट्रीज। तो जब गवर्नमेंट लीज पे लैंड देते हैं तो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाता है, और जो इंडस्ट्री है उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। यहाँ पर एक दो तीन कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो ये एक एग्जेम्पशन एंट्री है जो काफी लोग अवेयर नहीं है। जो लोग अवेयर है कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे टैक्स पे करना चाहिए, उनको ये अवेयरनेस मिसिंग है कि एक एग्जेम्पशन भी है जहां पर आप उससे वो एंट्री से बाहर निकल सकते हो। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट से कोई ऐसी सर्विस ले रहे हो जो कि कोई रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, या फिर कोई टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन अगर आपको करवाना है रिलेटिंग टू एनी आइटम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर उनको कंस्ट्रक्शन करना है तो इतनी परमिशंस लेनी होती है गवर्नमेंट से स्टार्टिंग में। अगर हम उस पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी बोलेंगे तो द इंडस्ट्री विल गो मैड। तो यहाँ पर हम आई कैन क्लियरली फॉल इन दिस एग्जाम्पशन एंट्री। मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरी परमिशन हम क्यों लेते हैं, बिकॉज हमको अल्टीमेटली ये पूरी प्रॉपर्टी का और ये एरिया इसको हमको रजिस्टर करना है म्युनिसिपैलिटी में, हमको रेरा में रजिस्ट्रेशन लेना है। तो कोई भी लॉ में अगर आपको रजिस्ट्रेशन, उसका एंड रिजल्ट जो भी आप परमिशंस गवर्नमेंट से लेते हैं उसका एंड रिजल्ट अगर रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है तो एग्जेम्पशन होता है। एटलीस्ट हमने 70% केसेस में हमने ये व्यू लिया है कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज ये एग्जेम्पशन में एंट्री में बैठ जाते हैं। फिर फूड लाइसेंस के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली एक एग्जेम्पशन दिया है। लॉन्ग टर्म लाइसेंस ऑन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पे कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है। 243W और 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दो एंट्रीज है जहां पर कुछ ऐसी सर्विसेज जो म्युनिसिपैलिटी को करनी चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फॉरेस्ट मेंटेनेंस, ऐसी कुछ जो सॉवरेन फंक्शन या एक्टिविटीज होती है जो म्युनिसिपैलिटी को करनी होती है या ग्राम पंचायत को करनी होती है, वो सर्विस अगर आप लेते हो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, तो उसको उन्होंने बोला है नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर वो सर्विस आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी से लेते हो तो उधर भी उन्होंने एग्जेम्पशन दिया है। बट ये इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज एग्जेम्पशन चैप्टर में दिस विल बी कवर। दिस इज ओनली आई थॉट यू शुड नो। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप समझिए कि कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट की ऐसी होती है विच आर इन द नेचर ऑफ टैक्स। जैसे
बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ फीस चार्ज करती है फॉर अ परमिशन। लेट्स से अगर आपको लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट करना है तो एनए चार्जेस गवर्नमेंट लगाती है। या फिर अगर आपको कुछ परमिशन लेना है गवर्नमेंट से तो कुछ परमिशन के रिलेटेड दे चार्ज सम अमाउंट। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एक जो डिफरेंस होता है कि जो ये एनए चार्जेस है, ये जो कुछ परमिशन रिलेटेड अमाउंट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट के काफी सारी जजमेंट्स है कि इसको हम कंसीडरेशन ही नहीं बोल पाएंगे, बिकॉज ऑल्दो ये इनका नाम में फीस लिखा होता है कि एनए चार्जेस या फिर परमिशन एंड ऑल दोस थिंग्स, बट इन अ नटशेल इनका जो कैरेक्टर होता है इट इज एज गुड एज टैक्स। तो जब वो एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर का कैरेक्टर ही टैक्स जैसा है, भले उसमें नाम में आप फीस लगा दो या चार्जेस लगा दो, दैट डज नॉट पार्टेक अ कलर ऑफ अ सर्विस एंड इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। तो काफी केसेस में हमने 1983 से जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उसको स्टडी करके ये आंसर बोला है कि हालांकि इट इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, बट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज एज गुड एज द टैक्स एंड देयर कैन नॉट बी अ टैक्स ऑन टैक्स, इट इज नॉट लायबल अंडर रिवर्स चार्ज। सिक्योरिटी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज आता है, जैसे इन्होंने आई थिंक 1 जनवरी 2019 से सिक्योरिटी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी हैज कम नाउ। I think 1 January 2019 or 1 January 2020, I'm not able to remember. तो एनीवे आज की डेट में तो ये लायबल है रिवर्स चार्ज में। तो अगर आप सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस लेते हैं तो इस पर टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भले उसका वो अनरजिस्टर्ड रहे जीएसटी में जो भी, लेकिन जो रिसिपिएंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। लेकिन अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर को आगे टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। तो इफ द रिसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, sorry, service provider must be any person other than a body corporate, a recipient must be a registered person, which means अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर समझ लीजिए पार्टनरशिप फर्म है या इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तो उस केस में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर टैक्स चार्ज नहीं करेगा, जो रिसिपिएंट है उसको पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, एज लॉन्ग एज रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर समझ लीजिए सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर रिसिपिएंट को टैक्स पे करने की नीड नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर ही टैक्स चार्ज करेगा। अभी यहाँ पर हमको समझना होगा कि ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री इशू है। हमने देखा है कि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स आर रियली सफरिंग बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड चार्ज। इनकी बहुत सारी डिमांड इन्होंने गवर्नमेंट को ली है कि प्लीज हमको रिवर्स चार्ज में कन्वर्ट कर दीजिए, इवन दो इट इज फ्रॉम अ बॉडी कॉर्पोरेट। बिकॉज क्या होता है, ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है सिक्योरिटी सर्विस का, और इनके केस में क्या होता है, जो 70% ऑफ द इनका एक्सपेंडिचर सैलरी एक्सपेंडिचर ही होता है। अभी सैलरी एक्सपेंडिचर पे इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन एवरी मंथ जो ये लोग बिल रेस करते हैं तो इवन ऑन द सैलरी कॉस्ट फुल अमाउंट पर इनको टैक्स पे करना होता है इमीडिएटली 20 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो और आप प्रैक्टिकली अगर ये इंडस्ट्री में देखो तो इनको पैसा कस्टमर से एटलीस्ट 30 डेज टू 60 डेज तक मिलता है, और वो उसमें भी काफी सारे डिडक्शंस पेनल्टीज कट होकर पैसा मिलता है। तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री की हालत ऐसी है कि 31st को इनवॉइस रेस किया और 20 तारीख को इनको अपने जेब से जीएसटी भरना पड़ता है, और इनको कस्टमर से पैसा मिलता है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बाद। द वर्स्ट पार्ट इज इवन ऑन द सैलरी कॉम्पोनेंट। लेट अस से अगर मैं कस्टमर पे बिल रेस करता हूँ 15,000 सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, 2,000 मैनेजमेंट चार्जेस एंड 2,000 पीएफ ईएसआई एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, तो उसको पूरे 19-20 हजार पर जीएसटी पे करना पड़ता है rather than only on the management charges। तो इस पे काफी सारा लिटिगेशन हुआ है। इनफैक्ट पीएफ और ईएसआई एलिमेंट पर तो टैक्स नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। इस पे ट्रिब्यूनल के हमारे पास में फेवरेबल जजमेंट्स भी है। तो बट एनीवे, फॉर द टाइम बीइंग यू नीड टू नोट दैट सिक्योरिटी सर्विस अगर हम लोग लेते हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आई थिंक इन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज एजुकेशन हॉस्पिटल के लिए तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी एग्जम्पशन, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अप टू 12th स्टैंडर्ड, जिनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होती है वहां पर उन्होंने एग्जम्पशन दिया है हाउस कीपिंग सिक्योरिटी दोनों के केस में। या
आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होते हैं, जो सुलह करवाते हैं लोगों में, जो कुछ प्रॉब्लम्स है किसी की, तो दो लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बहुत कॉमनली बिजनेस में नहीं देखने को मिलता है। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो दे आर लाइक एज गुड एज एडवोकेट्स, आई वुड से। तो उस केसेस में इट वुड बी लायबल अंडर रिवर्स चार्ज by the business entity. Next very important entry is a sponsorship service. तो sponsorship service अगर कोई provide करता है to a body corporate and a partnership firm, तो वो जो body corporate या partnership firm है उसको GST पे करना पड़ेगा reverse charge में. Now here it is very very important to understand कि जो sponsorship services होती है क्यों इस पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी लेकर आए हैं स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज तो बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो उनको पे कर सकते हैं वो लोग, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। कभी कभी इवेंट बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, 10,000 लोगों की गैदरिंग होती है, 5,000 लोगों की गैदरिंग होती है, बट जैसे वो इवेंट खत्म हुआ यू कैन नॉट ट्रेस एनीबडी, आप किसी को ढूंढ ही नहीं पाओगे, बिकॉज इवेंट जब तक इवेंट हुआ तब तक वो लोग हैं, जैसे इवेंट खत्म हुआ उनका कुछ होता ही नहीं आता पता। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो स्पॉन्सरशिप देते हैं इवेंट में, उसमें हम जो रिसिपिएंट है उस पे टैक्स करेंगे rather than a सर्विस प्रोवाइडर, इस पे भी टैक्स इज 18%। बट नाउ आई वुड लाइक टू आस्क what is the difference between sponsorship and advertisement? If you can put it in the chat box. Let us say अगर कुछ इवेंट हुआ है और इवेंट के लिए मैंने बोला है कि भाई आप मेरा नाम यहाँ पर स्टेज पर आना चाहिए, मेरा नाम, या फिर आप जब लेक्चर दो तो 4 बार आप हमारे बारे में बोलना चाहिए, आपको हमारी कंपनी के बारे में। तो वेदर ये स्पॉन्सरशिप में आएगा या एडवर्टाइजमेंट में आएगा, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट को? तो देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। Both involves advertisement, but sponsorship is an indirect, I agree, yes, sponsorship is an indirect way of advertising, जहां पर you are kind of promoting that event, और sponsorship is more of an event related. Sponsorship आप देखो वो event related होती है, advertisement event related नहीं होती है। और एडवर्टाइज स्पॉन्सरशिप में मोस्टली क्या होता है, वो इवेंट वाले आते हैं कि हमको इतना बड़ा इवेंट करना है और हमारे पास में फंड्स हमको चाहिए, तो आप प्लीज हमारे इवेंट को स्पॉन्सर कीजिए। आप काफी बार देखते हो ऐसे लिखा होता है गोल्ड स्पॉन्सर, सिल्वर स्पॉन्सर, प्लेटिनम स्पॉन्सर्स। तो ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं वो स्पॉन्सरशिप में जाते हैं, जहां पर हम बोलते हैं कि हमारा नाम आना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए मीडिया पार्टनर, आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट आप हमारे बारे में बताना चाहिए कि ही इज आवर मीडिया पार्टनर, व्हाटएवर। तो दोज आर द पीपल हु आर जनरली द स्पॉन्सर्स। आप देखते हो काफी बार कुछ टीवी सीरियल्स या टीवी प्रोग्राम्स भी आते हैं तो उसमें बोलते हैं स्पॉन्सर्ड बाय, तो ये दीज आर क्लियरली अंडर द स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, नॉट अंडर द एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। तो उस पे अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस होती है तो उस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज आएगा। हमने एक इशू जो देखा है स्पॉन्सरशिप सर्विस में, प्रैक्टिकल इशू, वो ऐसा होता है कि कब समझ लो कुछ बार गणेश मंडल का कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम लगता है, करेक्ट, आईपीएल इज स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, इट इज द सेम वे। तो आई डोंट नो इवन टुडे इफ इट इज वीवो, बिकॉज आई थिंक वीवो इज अ चाइनीज कंपनी, तो शायद अभी उन्होंने चेंज किया, आई थिंक समबडी एल्स, मे बी Dream11. But again, this is a sponsorship, clear case of a sponsorship. Now, एक जो हमने इशू देखा है कि बहुत बार क्या होती है, कंपनीज कुछ गणेश मंडल के लिए कुछ चंदा देते हैं, या फिर कुछ दुर्गा माता पूजा है तो उसके लिए कुछ चंदा देते हैं, या फिर कुछ ऐसे इवेंट के लिए कुछ अमाउंट दे देते हैं ऐसी। तो अब कंपनीज का क्या बोलना है कि सर इसको आप स्पॉन्सरशिप कैसे बोलोगे, ये तो डोनेशन है, ये तो हमने डोनेट किया है ये अमाउंट को, तो हाउ इट इज स्पॉन्सरशिप? तो ये एक बहुत ही इंडस्ट्री रिलेटेड इशू है कि हाउ डू यू क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन अ डोनेशन एंड अ स्पॉन्सरशिप। तो इन माय व्यू, जहां पर आपने कुछ पैसा दिया है और आप कुछ रिटर्न में एक्सपेक्टेशन मांग रहे हो तो वो डोनेशन नहीं है।
सिंपल। आपने पैसा दिया है गणेश मंडल के लिए और आप बोलते हो कि भाई हमारी कंपनी का नाम वहां पर ऊपर बैनर में आना चाहिए, तो आप भले इसको डोनेशन बोलो या चंदा बोलो, बट प्रैक्टिकली आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, आपको कुछ फायदा दिखा, देयर इज अ क्विड प्रो को, इट इज योर स्पॉन्सरशिप, इट विल बी लायबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप बोलोगे कि नहीं हमने डोनेशन दिया है, बस हमने फिर कुछ मांगा नहीं रिटर्न में, हमारा नाम कहीं लिखा नहीं है, हमारा कुछ टाइटल नहीं है, नथिंग इज देयर, then it can go under the ambit of donation. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना होगा, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज स्पॉन्सरशिप एंड व्हाट इज डोनेशन। और जो स्पॉन्सरशिप है उसी केसेस में रिवर्स चार्ज आएगा। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप को जीएसटी में डिफाइन नहीं किया है, तो जब डिफाइन नहीं किया है तो फिर हम कैसे समझेंगे उसकी जनरल मीनिंग और जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस हमको इसको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है जिसपे काफी सारा डिस्प्यूट भी हुआ था, एक एडवांस रूलिंग ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था कि भाई डायरेक्टर जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को तो उस पे रिवर्स चार्ज आना चाहिए क्या। एडवांस रूलिंग ने ये बोला था कि डायरेक्टर, अगर अभी डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं बिजनेसेस में, एक होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो जो सैलरीड डायरेक्टर्स होते हैं उस केस में रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और हमने ऑलरेडी देखा है कि शेड्यूल 3 में एम्प्लॉय अगर कोई सर्विस एम्प्लॉयर को दे रहा है तो उस पर टैक्स नहीं आता है, बिकॉज इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। बट इफ इट इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उस केस में इट इज नॉट आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, बिजनेस एंटिटी है उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। तो जो एडवांस रूलिंग आई थी उसमें उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं एम्प्लॉय डायरेक्टर्स पे भी रिवर्स चार्ज आएगा, बट लेटर ऑन गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, आई थिंक सर्कुलर नंबर 140, जिसमें उन्होंने बोला है कि रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट अगर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर भी है, इवन दो ही इज एम्प्लॉय डायरेक्टर, लेकिन जहां पर उनको सिटिंग फीस मिलती है, सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग, तो जो सिटिंग फीस जो मिलती है दैट मे नॉट बी द पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ देयर सीटीसी इन द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अगर वो सिटिंग फीस उनकी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का सीटीसी का पार्ट नहीं है, जो कि नहीं होता है, because this amount he is getting for his capacity for attending the meetings, in that case it would be director services liable under reverse charge. Now here it is very very important, jo I think question Pranjali has rightly asked, okay, what happens if a director is providing a professional services? For example, let us say that director is also a very good civil engineer, और वो उसकी इंजीनियरिंग जो सर्विस है, जो उनकी स्किल है, वो सर्विस कंपनी को देता है। ही इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, he is not a salaried director, but he is providing the engineering services. तो इस केस में रिवर्स चार्ज आएगा या नहीं आएगा? प्लीज गिव मी आंसर्स। Now he is an independent director, he is not a salaried director, he is providing a professional services. Let us say he is an engineer, or let us say he is a chartered accountant, he is providing some advice on any consulting matter, financial consulting matter, or let us say he is an architect, he is providing some architectural service, or let us say ये property पूरी director की है तो वो renting of immovable property service provide करेगा। तो इस पे आरसीएम में कंपनी टैक्स पे करेगी या डायरेक्टर टैक्स पे करेगा? Mix answers are coming. I think Vishal has given the correct answer. जब उन्होंने डायरेक्टर टर्म यूज किया है, we need to understand, जब उन्होंने नोटिफिकेशन में टर्म डायरेक्टर यूज किया है, उसका मतलब वही सर्विसेज कवर होंगी विच आर इन द कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर। अगर इफ आई एम नॉट प्रोवाइडिंग अ सर्विस इन माय कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर, वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा। डायरेक्टर को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, 20 लाख के ऊपर अगर सर्विस जाती है तो उसको फॉरवर्ड चार्ज में भरना होगा। बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस है पूरी इंडस्ट्री में, तो इस पे अपने को थोड़ा फोकस करना होगा कि हमको समझना होगा वेदर दैट सर्विसेज इन हिज कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर और इट इज इन हिज कैपेसिटी एज अ प्रोफेशनल।
सर्कुलर 140 को अगर आप क्लोजली पढ़ो तो ये चीज भी निकल कर आती है। इंश्योरेंस एजेंट, तो इंश्योरेंस एजेंट काफी सारे एलआईसी के एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम वो एक एक एजेंट से जाकर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करें। तो इन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस एजेंट से टैक्स नहीं कलेक्ट करके हम लोग सीधा सीधा इंश्योरेंस कंपनी से टैक्स कलेक्ट करेंगे रिवर्स चार्ज में। नेक्स्ट है रिकवरी एजेंट। तो काफी सारे बैंक्स के रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो एकदम जो all those what do you say, fit guys who does the recovery. So I'm sure government must have realized that they also cannot recover money from the recovery agents, so that's why they have brought it under reverse charge. Again the concept is same, insurance agent की तरह ही उनको भी उन्होंने reverse charge में रखा है। Banking company will pay under reverse charge. Authors, music composers, तो अगेन लोन रिकवरी एजेंट्स, करेक्ट, यू आर राइट, लोन रिकवरी या फिर कुछ बैंक ने पैसा दिया तो जो एजेंट को अपॉइंट करती है बैंक, आप रिकवर करो। नेक्स्ट होता है म्यूजिक कंपोजर्स, फोटोग्राफ आर्टिस्ट। तो ये जो म्यूजिक कंपोजर्स और ऐसे जो लोग हैं तो उसमें बिकॉज दे आर अगेन आर्टिस्ट, दे आर स्मॉल प्लेयर्स, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट फ्रॉम देम। तो उसका उन्होंने क्या किया है, authors, music composers, photographer, artist or the like. So rather than collecting from them, they told that we will take it from the publisher or the music company or the producer. ठीक है ना? Only I think author के केस में choice दिया है कि author चाहे तो rather than publishing company he can himself take the liability. उनको एक declaration government को submit करना होगा और जिस दिन submit करते हैं 1 साल तक उसी के अंदर रहना पड़ेगा उनको। An author can choose that instead of publishing company, I will myself pay under forward charge. ठीक है ना? तो this is about the तो एग्जैक्टली म्यूजिक कंपनी। एंड इसमें जो सर्विस होती है, जो बेसिकली जो ये लोग क्या होता है, लेट्स से म्यूजिक अगर किसी ने बनाया तो म्यूजिक बनाता एक है, लेकिन उसकी जो कॉपीराइट है वो पब्लिशर या फिर म्यूजिक कंपनी ले लेती है। जैसे टी सीरीज कॉपीराइट ले लेती है, तो टी सीरीज के पास फिर मार्केटिंग राइट होते हैं, बिकॉज टी सीरीज के पास उतनी कैपेसिटी है कि उसको नेशनल लेवल पर ये एक्सप्लॉइट कर सके, जो कि एक इंडिविजुअल म्यूजिक क्रिएटर के पास शायद नहीं हो। तो इसलिए वो जब वो अपनी आईपीआर ट्रांसफर करते हैं, राइट टू यूज एंड एंजॉयमेंट कॉपीराइट ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर टी सीरीज जीएसटी पे करेंगे, ना कि द कंपोजर ऑफ द म्यूजिक। सिमिलरली ऑथर का भी सेम एग्जांपल है, जब पब्लिशर रिवर्स चार्ज में पे करेगा, बट देन उस केस में अगर आप देखो तो चॉइस दिया गया है ऑथर को, ठीक है ना। Commission, I have told, if it is in his capacity as a director, it will be liable under reverse charge. Next, very, very important entry is any person located in non-taxable territory to a person located in taxable territory. इसको हम commonly ये भी बोलते हैं कि import of service. अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज भरना पड़ेगा। जहां पर हमने बहुत बड़ा कॉमन नॉन कंप्लायंस देखा है इंडस्ट्री लेवल पर। काफी लोग अवेयर ही नहीं होते हैं कि हमने कुछ सर्विस इंपोर्ट की है जिसमें हमको भरना है आरसीएम में। कैसे पता करें? आप उनका टीडीएस देखिए कि 195 में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। आप उनकी टीडीएस की रिटर्न देखिए, आपको पता चल जाएगा। 15 सीबी में चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर्टिफाई करना होता है एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर, अगर कोई फॉरेन पेमेंट जाते हैं तो आप 15 सीबी का पूरा फॉर्म लेके देखिए। नहीं तो काफी बार क्लाइंट्स के लेक्चर्स में ही वो लिखते हैं कि ये फॉरेन करेंसी वाली पेमेंट है या इंडियन करेंसी वाली पेमेंट है, तो आप उस पर फिल्टर लगाकर वैसे आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कौन सी फॉरेन पेमेंट्स हुई है। अभी फॉरेन पेमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, हो गया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे रिवर्स चार्ज नहीं आएगा बिकॉज आप वैसे भी कस्टम ड्यूटी पे करते हो। बट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है, अगर आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो तो उसी पे आपको रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा कि जब आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो काफी बार हमने ये भी देखा है कि कॉपीराइट इंपोर्ट होती है, रॉयल्टी पे करते हैं। लेट से कोई होल्डिंग कंपनी है जिसके पास में राइट्स है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और जिसको इंडिया में एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो होल्डिंग कंपनी बोलती है यूएस बेस्ड कंपनी की, हमारे पास इसके ओरिजिनल राइट्स है तो आप हमको कॉपीराइट में रॉयल्टी दीजिए। तो ये रॉयल्टी, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ऐसे पूरे केसेस में द रेट ऑफ टैक्स इज 12% एंड नॉट 18%। बट हमने देखा है काफी लोग रॉन्गली 18% भी पे कर देते हैं।
next very important entry is a person located, सॉफ्टवेयर यूज लाइसेंस पर 18% रहेगा, अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, लेकिन अगर वो कोई सर्विस लेते हैं, इंपोर्टर इज लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। अभी ये एंट्री थोड़ा आपको क्लोजली समझना पड़ेगा, इस पे बहुत ज्यादा नॉन कंप्लायंस है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्विस, इन्होंने नेचर ऑफ सर्विस इधर बोली है, सर्विसेज बाय वे ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल, वेसल मीन शिप। अगर आप शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स, कहाँ से, आउटसाइड इंडिया से इंडिया तक, अगर आप आउटसाइड इंडिया से इंडिया तक शिप से ट्रांसफर करते हैं तो उस पे रिवर्स चार्ज आएगा, और कौन पे करेगा रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी, इंपोर्टर पे करेगा। अभी ये जो एंट्री है ये सिर्फ सीआईएफ ट्रांजैक्शंस के लिए कवर्ड है। सीआईएफ मींस ऑल इंक्लूडिंग फ्रेट ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट ऑल इंक्लूडिंग फ्रेट। अभी यहाँ पर क्या होता है, लेट अस से एक यूरोपियन कंट्री है जो यूरोप से अपने को मटेरियल इंडिया में भेज रही है, और लेट अस से शिपिंग लाइन होती है, जैसे एनी गुड शिपिंग लाइन। तो जो शिपिंग लाइन का कॉन्ट्रैक्ट यूरोपियन कंट्री के साथ ही है, तो यूरोपियन कंट्री क्या करती है, लेट अस से अगर उनका मटेरियल का कॉस्ट है 90,000 रुपीज, CMA CGM, let's say it's one of the biggest shipping line. So if 90,000 rupee, $90,000 is the cost, तो वो क्या करते हैं, शिपिंग लाइन के साथ एग्रीमेंट एंटर करते हैं, कौन, यूरोपियन कंट्री, और बोलते हैं आप हमको सर्विस दो, हम आगे इंडियन पार्टी को पूरा 1 लाख का बिल रेस करेंगे। तो इंडियन पार्टी जो है वो फ्रेट का खर्चा नहीं बोन करेगी, फ्रेट का खर्चा कौन बेयर करेगा, फॉरेन पार्टी। इसको बोलते हैं CIF कॉन्ट्रैक्ट। FOB कॉन्ट्रैक्ट्स अलग होते हैं, FOB कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडियन रिसिपिएंट ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बेयर करता है। नाउ हियर ये लायबिलिटी सिर्फ CIF केसेस में है, FOB केसेस में नहीं है। तो हियर जो यूरोपियन कंट्री एंटर होती है ट्रांसपोर्टर के साथ में, शिपिंग लाइन के साथ में, उनका खुद के बिल के चार्जेस होते हैं 90,000 और 10,000 ट्रांसपोर्ट, तो वो क्या करते हैं, पूरा 1 लाख का बिल बनाकर अल्टीमेटली वो इंडियन कस्टमर को 1 लाख का बिल देती है, जिसमें फिर वो कभी ब्रेकअप करते भी हैं, कभी ब्रेकअप नहीं भी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। बोलते हैं ये 1 लाख ऑल इंक्लूसिव है, इस पे आप हमको इतना 1 लाख दे दो, ट्रांसपोर्टेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि टैक्स कौन पे करेगा, इंपोर्टर पे करेगा। इंपोर्टर कौन है, जो इंडिया में है। Now I want to ask a question के who is the recipient of transportation service in this case? जो मैंने एग्जांपल दिया है, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंपनी, इंडियन कंपनी एंड शिपिंग लाइन। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस रिसीव कौन कर रहा है इस केस में, प्लीज आंसर। हु इज रिसीविंग द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस? अक्षय सेज इंपोर्टर। हाउ शिपिंग लाइन विल रिसीव? शिपिंग लाइन तो प्रोवाइडर है, रिसीव कौन कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस? यूरोपियन कंपनी। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट किसका है ट्रांसपोर्टेशन के कंपनी शिपिंग लाइन के साथ में? यूरोपियन कंपनी का है, एक्सपोर्टर का है, इंडियन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, CIF कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल इंक्लूसिव। तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज यूरोपियन कंपनी। हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में ये चीज देखी थी कि रिवर्स चार्ज लायबिलिटी किस पर आ सकती है। क्या बोला था उन्होंने एक्ट में, क्या बोला था, किस पे आ सकती है रिवर्स चार्ज लायबिलिटी? ओनली रिसिपिएंट, which means reverse charge liability cannot be attracted on any person other than recipient। जब आपने एक्ट में बहुत क्लियरली बोला कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी सिर्फ रिसिपिएंट पर आएगी, तो आप नोटिफिकेशन से ऐसे नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं अभी हम इंपोर्टर से करेंगे, बिकॉज इट द नोटिफिकेशन कैन नॉट गो बियॉन्ड द एक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड। So when it is very clear that the liability is in the hands of importer, then only recipient needs to pay, not the importer. तो गुजरात हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल हुई इन द केस ऑफ मोहित मिनरल्स, और काफी डिटेल्ड जजमेंट है उसमें। उन्होंने बोला कि जब रिसिपिएंट है ही नहीं तो कैसे आप टैक्स पे करोगे, जब रिसिपिएंट नहीं है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे अट्रैक्ट होगा, वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, ITC का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अदर देन रिसिपिएंट ITC कोई ले ही नहीं सकता है। तो इतनी सारी अनोमलीज हाईकोर्ट ने निकाली जो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। इन माय व्यू
ये जजमेंट एसएससी के फेवर में ही आएगा 100%। तो अगर आपका कोई क्लाइंट रिवर्स चार्ज में पे कर रहा है तो आप उनको बोल सकते हो सर गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, यू कैन स्टॉप पेइंग। लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं बोलते हैं सर हमको लिटिगेशन नहीं करना है, हम पे करके क्रेडिट ले लेंगे। यू शुड रेस्पेक्ट द क्लाइंट्स व्यू। कभी भी एक बात याद रखना, वी आर कंसल्टेंट्स, वी कैन ओनली गिव एडवाइस, अल्टीमेट डिसीजन क्लाइंट का होता है। अगर क्लाइंट बोलता है हमको लिटिगेशन नहीं करना है, हम पे करके खत्म करेंगे रिवर्स चार्ज में, हम क्रेडिट ले लेंगे पे करके, यू शुड रेस्पेक्ट हिज व्यू। तो उन्होंने बोला उस पर वैल्यूएशन कैसे होगा, बिकॉज मुझे रिसिपिएंट को बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पता भी नहीं होती है कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि क्या है वो तो सप्लायर ने डील की है। तो गवर्नमेंट बोलती है 10% पर आप पे कर दो, 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू पे पे कर दो। लेकिन अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है तो फिर आप एक्चुअल वैल्यू पर पे करो। तो बहुत बार क्या होता है कि 10% वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने सप्लायर से बात करो कि एक्चुअल वैल्यू आप मंगवाएं उनसे और आप एक्चुअल वैल्यू पे पे करो, जो कि शायद 2 या 3% ही हो सकती है। तो आपने वैल्यूएशन जो 10% थी उसको 2% कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो टैक्स प्लानिंग विच यू कैन डू फॉर द क्लाइंट्स। ये मोहित मिनरल्स का जजमेंट है, मैंने इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट बहुत ही वेल रीजन्ड जजमेंट इज गिवन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। अभी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, which came somewhere in the middle of 2019-20, I think 10th October 2019. Now in this entry what happens is जब आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस देते हो बाय अदर, तो इसमें क्या होता है, सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और जो ऑब्वियसली 12% जीएसटी नहीं चार्ज कर रहा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए विथ फ्यूअल। बहुत बार क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विदाउट फ्यूअल होता है, यानी कि आप सिर्फ गाड़ी ले लो, फ्यूअल जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन ये रिवर्स चार्ज लायबिलिटी कहाँ आती है, वही ट्रांजैक्शन में आती है जहां पर गाड़ी दिया विथ फ्यूअल। तो विदाउट फ्यूअल केसेस में इसमें ये रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपको पहले तो समझना होगा कि ये जो मोटर व्हीकल हमको मिल रही है रेंट पर मोटर व्हीकल ले रहे हैं, और ये सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो मोटर व्हीकल अगर कोई लेते हैं जो कि विथ फ्यूअल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑल इंक्लूसिव, कि भाई ये 20,000 पर मंथ, फ्यूअल व्यूअल पूरा हम देखेंगे, आपको फ्यूअल डलवाने की कोई नीड नहीं है, ड्राइवर भी हम देंगे, फ्यूअल भी हम देंगे। तो ऐसा जो विथ फ्यूअल वाला कॉन्ट्रैक्ट है वही रिवर्स चार्ज में कवर होगा। और जो सप्लायर है वो नॉन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो ही केसेस में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगी लायबिलिटी, अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो भी रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये दोनों तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लायर के पास ऑप्शन है, अगेन जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ जीटीए में बोला था कि उनके पास ऑप्शन है कि वो 12% में भी जा सकते हैं, 5% में भी जा सकते हैं। अगर वो 12% में जाते हैं तो उनको आईटीसी पूरा मिलता है सप्लायर को। तो अगर वो 12% में है तो रिवर्स चार्ज नहीं अट्रैक्ट होता है रिसिपिएंट के हाथ में। ओनली इफ द सप्लायर इज अंडर 5% तो ही रिवर्स चार्ज अट्रैक्ट होता है। सर हमको कैसे पता चलेगा वो 5% में 12% में? अगर वो बिल पे 12% जीएसटी लगा रहा है तो ही इज अंडर 12%, अगर वो कुछ नहीं लगा रहा है तो यू कैन अज्यूम दैट इट इज अंडर 5%, और हमको रिवर्स चार्ज में इसमें लायबिलिटी टैक्स पे करना है। इसमें एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री इश्यू ऐसा है कि अगेन जैसे मैंने बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के जैसे ही इसमें भी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। तो इसमें एक इश्यू ऐसा आता है कि अगर समझ लीजिए मैंने किसी को गाड़ी दी तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, उसने उसको गाड़ी दी तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा, ऐसे ए ने बी को दी, बी ने सी को दी, सी ने डी को दी, हर कोई क्रेडिट लेता है। लेकिन जो लास्ट लेग होता है, लास्ट लेग जो लेटर से एफ ने जी को गाड़ी दी और एफ जो है जी को देता है, जो अभी जी इस पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगा, लेकिन एफ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एफ बिकॉज ये रिवर्स चार्ज में टैक्स जी पे करेगा, तो एफ ने जो कॉस्ट लिया है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो उसको ई ने जीएसटी लगाया एफ को, वो उसके लिए पूरा कॉस्ट हो रहा है। ये गवर्नमेंट को शायद समझ में नहीं आया एंट्री में या फिर क्या है, बट ये कहीं ना कहीं ये जो चेन में, अगर समझ लो जी ने एफ ने ई से गाड़ी ली और ई ने जीएसटी का बिल लगाया है, तो एफ उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा, बिकॉज वो किससे यूटिलाइज करेगा, उसको तो टैक्स ही नहीं पे करना है, तो वो यूटिलाइज कैसे करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट को, और आगे जी को इसको रिवर्स चार्ज में पे करना है। तो ये एक कॉस्ट हो जाता है
फॉर द, तो यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चरिंग या कोई ट्रांजैक्शन प्लानिंग पॉसिबल है। तो लेंडर हु डिपॉजिट्स द लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सेबी को अगर कोई स्कीम देते हैं तो उस पे बोरोवर पे करेगा रिवर्स चार्ज में टैक्स रादर देन द लेंडर। तो ये बहुत ही केस टू केस सिनेरियोज होते हैं। सिमिलरली आरबीआई मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, कमिटी होती है जो आरबीआई को एडवाइस देती है ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, तो उस पर कमिटी नहीं पे करेंगी, रादर आरबीआई विल पे। सिमिलरली बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं जो बैंक्स को छोटे छोटे प्लेसेस में बिजनेस डेवलप करने में फैसिलिटेट करते हैं, तो उसमें वो बोले कि बैंक्स पे करेंगे रादर देन बिजनेस फैसिलिटेटर्स। सिमिलरली बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, तो ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जहां पर उन्होंने छोटे प्लेयर्स से प्लेयर्स है उस पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी ला दी है। तो ये एक इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की। लेट मी टेल यू, ये वो वाली नहीं है जो मैं 9.4 में बोल रहा था। 1 मिनट, oh, I think something wrong has happened. So this entry is not the one which is covered under 9.3, 9.4, ये 9.3 वाली एंट्री है जहां पर अगर कोई सब पर्सन, प्रमोटर मींस बिल्डर, जो एक्चुअल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करता है जिसका रेरा में रजिस्ट्रेशन है, तो अगर वो टीडीआर खरीदते हैं या फिर कुछ एफएसआई लेते हैं या फिर कुछ लॉन्ग टर्म लीज पर अगर लैंड लेते हैं किसी इंडिविजुअल से, एनी पर्सन, तो उस पर जो प्रमोटर है वो जीएसटी भरेंगे रिवर्स चार्ज में, ना के दैट इंडिविजुअल। अभी हियर अपने को एक चीज ध्यान में होनी चाहिए, हु इज प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब वो लोग होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर्स, डेवलपर्स, जो कि रेरा में रजिस्ट्रेशन लेते हैं। अभी इसमें क्या होता है, जो काफी बार ऐसे भी बिल्डर्स होते हैं जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं लेकिन वो बेचेंगे नहीं, आगे उसको रेंट पे देंगे। तो जब कोई डेवलपर, ऐसा डेवलपर होता है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके सेल नहीं करेगा, सिर्फ आगे रेंट पे देगा, तो उसको पहली बात तो रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज रेरा में रजिस्ट्रेशन सिर्फ सेलर्स को ही नीड है। तो जब वो रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो फिर वो प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। तो उस केस में सप्लायर को ही टैक्स पे करना है फॉरवर्ड चार्ज में फॉर एनी ट्रांसफर ऑफ टीडीआर और एफएसआई और एनी लॉन्ग टर्म लीज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि टीडीआर काफी बार मार्केट में ट्रेड भी होती है, जहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेचता है, ट्रेडिंग करते हैं काफी सारे, बिकॉज किसी को पता है कि उसकी वैल्यू और ज्यादा है तो वो खरीद लेता है और आगे मार्केट में ट्रेड करता है टीडीआर। तो वो बिल्डर को नहीं देते हैं, किसी और इंडिविजुअल को देते हैं। जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को दे रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में वो पर्सन को ही पे करना है। काफी लोग अवेयर नहीं है और काफी लोग इस पे रिवर्स चार्ज पे भी बिल्डर्स को नॉन अवेयरनेस है इस कॉन्सेप्ट में। वेदर टीडीआर पे लायबिलिटी आएगी क्या इन द फर्स्ट प्लेस इज अनदर बिग एस्पेक्ट ऑफ लिटिगेशन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस बिकॉज that is another I would say entry which we will have to separately look whether at all TDR is a service. Next ये एंट्री है 9.4 में which I was talking about. Now this entry is builders के केस में उन्होंने बोला है especially those builders who are covered under the new scheme of 5%. तो उनके केस में अगर आप 5% में कवर्ड हो तो उन्होंने बोला कि आपको 80% मटेरियल जो है रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेना पड़ेगा। अगर आपने 80% से नीचे कुछ भी अनरजिस्टर्ड से लिया तो आपको जो बैलेंस है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेट्स से मेरा टोटल परचेजेस है 1 लाख और मैंने 85,000 अगर रजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर मैंने 75,000 रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा और 25,000 अनरजिस्टर्ड से, तो बैलेंस 5,000 पर जो शॉर्टफॉल है ऑफ द 80% उस पे रिसिपिएंट को, बिल्डर को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज। तो ये जो एंट्री है ये बिकॉज अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड है और उन्होंने क्लास ऑफ सप्लायर बिल्डर्स को किया है और स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज भी उन्होंने बोली है, इसीलिए ये रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। Here we need to understand that this 80% limit is not available in the case of cement and in the case of capital goods, which means अगर कोई बिल्डर कैपिटल गुड्स या कोई सीमेंट अगर लेता है तो अगर वो इवन सिंगल ट्रांजैक्शन है तो भी वो रिवर्स चार्ज में आ जाएगा अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से सीमेंट अगर खरीदता है तो, और 28% पे रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो बट अदर देन सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स 80% तक का एक कुशन बिल्डर के पास में अवेलेबल है। Now this is about the reverse charge liability in case
case of services. There are certain reverse charge liability in the case of goods. Cashew nuts, अगर आप cashew nuts, 1 minute, sorry. Yeah. Cashew nuts, BD wrapper leaves, tobacco leaves and raw cotton. तो एग्रीकल्चरिस्ट अगर बेचते हैं मार्केट में, बहुत बार क्या होता है, ये एपीएमसी के एजेंट्स और ये सभी लोग होते हैं बीच में who deal this transaction, और ये एपीएमसी एजेंट के थ्रू से ये ट्रांजैक्शन इंडस्ट्रीज के पास जाता है। तो उस सिनेरियो में भी जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस एंटिटी है, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में। हम काफी बार समझते हैं कि रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी सिर्फ सर्विसेज में, आंसर इज नो। इन फ्यू केसेस इवन ऑन गुड्स देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जो फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में है और वो काजू खरीदता है, कैश्यू नट्स खरीदता है, तो उस पर रिवर्स चार्ज लायबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी। अगर कोई टोबैको इंडस्ट्री में तो बीडी रैपर लीव्स। अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इनफैक्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है। जितना भी ये रॉ कॉटन खरीदते हैं तो रॉ कॉटन पे इतनी इनकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी डेवलप हो जाती है, एंड देन कहीं ना कहीं क्रेडिट बहुत स्पाइक हो जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। सिमिलरली सिल्क यार्न इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लॉटरी के केसेस में जहां पर स्टेट गवर्नमेंट रन लॉटरी होती है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं पे करके जो रिसिपिएंट है उस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट होते हैं लॉटरी के, दे नीड टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। रॉ कॉटन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। यूज्ड व्हीकल्स, अगर समझ लीजिए गवर्नमेंट बहुत बार क्या होता है, कुछ मटेरियल सीज कर लेती है किसी का, तो फिर वो ऑक्शन में ऐसे करके गवर्नमेंट वेस्ट एंड स्क्रैप या फिर ऐसे कॉन्फिस्केट जो मटेरियल होता है गवर्नमेंट बेचती है। तो गवर्नमेंट सेल करती है मटेरियल, और एज एन ऑक्शन वो कॉन्फिस्केटेड मटेरियल अगर कोई इंडस्ट्री लेती है तो इंडस्ट्री को रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, नॉट द गवर्नमेंट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये जनरली बैंकिंग में होते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू करती है। इट इज लाइक अ बॉन्ड, ताकि गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा मिले, ताकि उसको वो बैंक से वो पैसा कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में चैनलाइज करे डेवलपमेंट के लिए। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो इस केस में इन्होंने बोला है कि instead of the bank issuing the certificate, the recipient, that is generally the recipient is the one who needs to pay the tax under reverse charge. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट में कि सर रिवर्स चार्ज की क्रेडिट हमको सेम मंथ में मिलेगी या नेक्स्ट मंथ में मिलेगी। In my view, reverse charge credit can be taken in the same month. There is a divergent industry practice. If you don't want to take any risk, you can take in the next month also. But in my view, the reverse charge credit is eligible in the same month. Next, very important question ये भी आता है कि सर अगर 2017-18 का रिवर्स चार्ज अगर हम आज पे करेंगे तो हमको क्रेडिट मिलेगा क्या? मेरा पर्सनल व्यू है कि आपको क्रेडिट मिलेगा as long as वो जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो सेल्फ इनवॉइस आपको जनरेट करना होगा। अगर आप सेल्फ इनवॉइस आज की डेट में जनरेट करते हो तो आपको बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। बट सर्टनली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज लिटिल डिस्प्यूटेड, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल। रिवर्स चार्ज में हमने देखा है कि सेल्फ इनवॉइस जनरेट करना होता है, बट काफी इंडस्ट्री सेल्फ इनवॉइस जनरेट नहीं कर रही है। प्रोसीजरल लैप्स it will be considered as a procedural lapse. When to pay reverse charge liability? Just like any other liability, आपको next month की 20 तारीख तक रिवर्स चार्ज की liability पे करनी पड़ती है। जो सप्लायर है रिवर्स चार्ज के, उनको GSTR 1 में दिखाना होता है कि दिस लेट्स से ट्रांसपोर्टर, तो उनको रिवर्स चार्ज GSTR 1 में उनकी सप्लाई की डिटेल्स दिखानी होती है, बट टैक्स नहीं पे करेंगे। वहां पर उनको सेलेक्ट करना होता है लायबल अंडर रिवर्स चार्ज, और ये 2A में रिसिपिएंट को दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक और चीज जिससे आप पता कर सकते हो कि रिवर्स चार्ज किस किस पर आएगा, आप सिर्फ क्लाइंट का 2A डाउनलोड करो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से केसेस में सप्लायर ने टैग किया है कि रिसिपिएंट को पे करना है। तो वो रिसिपिएंट ने पे किया है नहीं किया, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। रिवर्स चार्ज आपको सिर्फ कैश में भरना पड़ता है लायबिलिटी। यू कैन नॉट यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यू हैव टू मैंडेटरीली पे रिवर्स चार्ज ओनली इन कैश। इवन जो कॉम्पोजिशन स्कीम में, वहां पर भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है, पर उनको तो क्रेडिट मिलता नहीं है। अगर आपने एडवांस दिया है ट्रांसपोर्टर को या एडवोकेट को, हालांकि आपके पास बिल आया नहीं है, तो भी एडवांस पर आपको रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी पे करनी होती है। वहां पर 60 डेज का कुशन है, अप टू 60 डेज लायबिलिटी नहीं पे, 61st डे आपकी लायबिलिटी अट्रैक्ट हो जाती है।
So these are the things. Baki, I think time of supply, when we will go for time of supply, we will understand. Accounting के कुछ issues है. एक जो major accounting का issue हमने देखा है कि कुछ clients क्या करते हैं कि monthly एक entry pass कर देते हैं, बस मंथली एक एंट्री पास कर देते हैं रिवर्स चार्ज की, और उसकी पूरी कैलकुलेशन एक्सेल शीट में मेंटेन करते हैं. तो अपने को सजेस्ट करना चाहिए क्लाइंट को कि ये गलत है. आपकी जहां पर भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है, आप वो एंट्री में, जब आप जो अकाउंटिंग एंट्री पास करते हो, तभी वो लायबिलिटी को आप लेडजर ओपन कर लीजिए, आरसीएम लायबिलिटी टू आरसीएम क्रेडिट, और आप वैसे रूट कीजिए रादर देन रूटिंग इट इन एक्सेल शीट एंड पासिंग. क्योंकि क्या होगा, जब गवर्नमेंट ऑडिट के लिए आएगी और जब आप मंथली एक एंट्री और उसका ब्रेकअप नहीं है आपके पास, और ब्रेकअप एक्सेल शीट में पता नहीं एक्सेल शीट से आपकी अकाउंट मैच हो रही है, या फिर लेट्स से अगर कोई अकाउंटेंट चेंज हो गया, तो हाउ यू विल रिकंसाइल. तो एक गुड प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू गो फॉर पासिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रादर देन monthly entry. So yeah, I think these are the things that are there which I have to share as far as reverse charge is concerned. So with this, I would like to conclude my session on the aspect of reverse charge. We can take maybe 3 questions is what we will take. A lot of questions. Luckily, Rajesh bhai, is having a very good exposure and knowledge of indirect taxes, so he has made my job easy. But yeah, you can put up few questions which we can take it up. Let me tell you, I think on the recording front, a lot of people are asking. So Rajesh bhai, you can just inform them about the recording part. You, Rajesh bhai. Recording we will discuss in our group whether to share on day-to-day basis, or recording will be available at the end of all the sessions. Once we conclude that decision, we will share accordingly in the groups. Ravi sir. Hello Rajesh sir. Yes. Would you be able to share PPT presentation? Yeah, I will share. In fact, yesterday's PPT also I missed sharing, but I will surely share the PPT. Yes, I'll do that. Is there any question particular to today's session? Ranbir Singh is asking if I am an advocate and assist my client GST filing, then RCM will be applicable. Yes, because that is also law. GST is also law, and any branch of law, it says assistance, consulting, advice, and representation in any branch of law. So GST में advice करते हैं तो भी reverse charge में liability will come. Rajbir ji, very important point Ravi sir has been pointed. There is a difference between advocate and lawyer. Whether you are advocate, if you are an advocate and registered with Bar Council, then only RCM will be applicable. If you are practicing under GST and you are just a lawyer and not advocate, then RCM will not be applicable. Please check. It is very important point Ravi sir has been highlighted, which I never heard from any other faculty. So some questions are there. Interior designer, I told you, right? It will be forward charge, it will not be reverse charge. I already mentioned about that. Yeah. Videos recording would be shared, I think, once after all the sessions are over. That is something I think Gita Parivar team would take a call on that. But PPT surely you will receive today as well as tomorrow. Yesterday's PPT as well as today's PPT. You will receive in the group today only. Ravi sir, I just took 2 minutes. Friends, usually we will go through our tally accounts or the trial balance provided by our client for verification purpose, right? We have scheduled one separate session how to verify the accounts.
to comply GST provisions. But just tell you one thing, usually we check credit side of profit and loss account, but I request you to deeply go through the debit side of profit and loss account to verify whether reverse charge mechanism liability will be there or not. If you miss debit side, you will lose the credit. Even though Ravi sir given lenient view ki say 2017 credit you can avail, but as per the department interpretation of law, it is definitely they will reverse your input tax credit, or they will liable you to pay interest with along with the penalty, because there is a limitation period under section 16 for availment of credit. Definitely we will cover in next session that part, but it is very important to comply reverse charge provisions in depth. You please go through the list given in the presentation whenever you go through the accounts. Simultaneously, you will by heart all the entries, and there are few entries which mostly we are not in use, like banking industry, recovery agent services, insurance industry, you can say music industry, rights on books, copyright on books. These few entries are not useful in day-to-day life. But if you go through balance entries, you will be perfect in your compliance. Right, sir? Absolutely. Absolutely. Ultimately, this session is only to give an overview. You need to learn it yourself. You need to read yourself and look practically apply the entire thing. Only then you will be able to master this. And it is one of the most critical concept as far as I understand. And we find the most of the disputes only in this part, that is reverse charge. So I think Rajesh bhai, we would close the session, today's session. Yes, we are concluding today's session. If you have any query, you can just post me individually, because you have my number in WhatsApp group. I will try my best to reply your queries. Thank you, friends. Thanks a lot. Thank you all. Take care. Don't forget to attend today evening session, which I have already posted in the group. Thank you, friends. Bye. Bye-bye.